हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो रहेगा, जिसमें कि हम लोग वीक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये फ्रेंड्स आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है, आपको उसके बैकग्राउंड अच्छे से बताया गया है। तो यह एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। और यह जो कि हम लोग करंट अफेयर्स आज कंप्लीट करने वाले हैं वह 8 अप्रैल टू 14 अप्रैल तक के जो करंट अफेयर्स है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले की करंट अफेयर्स के सीक्वेंस हमने फरवरी से स्टार्ट किया था, तो आप लोग फरवरी से कंटिन्यू इसे देख सकते हैं। और आप लोग यह जो करंट अफेयर्स है सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सभी एग्ज़ाम किसी भी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर धैर्यपूर्वक बने रहें इसमें। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो केवल कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो में जो कि प्रतियोगिता हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। और यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो दोहा डायमंड लीग, तो जो कि अभी टेक एंड फील्ड जो कि प्रतियोगिता की एक वार्षिक श्रृंखला है यह डायमंड लीग, जिसमें यह जो इवेंट हुआ था वो दोहा में किया गया था। तो आपको जगह का नाम भी याद रखना है, तो जो दोहा में यह इसका आयोजन किया गया था। और यह जो कि दोहा डायमंड लीग जो इसमें नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान प्राप्त किया था, तो आप लोग याद रखें जिसमें फर्स्ट। आगे देख लेते हैं, सितवे पोर्ट किस देश में स्थित है, और यह इंपॉर्टेंट है। तो जो कि कलाधन मल्टी जो मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सहायता से सितवे पोर्ट को म्यांमार में विकसित किया जा रहा है। तो ये म्यांमार से संबंधित है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखें और आप लोग मैप पे म्यांमार की लोकेशन देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, विकसित किया जा रहा है म्यांमार में। ठीक है, और ये जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कलकत्ता से है, वहाँ से सितवे बंदरगाह म्यांमार तक जहाज़ यात्रा का उद्घाटन किया गया है, तो इसलिए यह चर्चाओं में रहा है और एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत और म्यांमार के बीच यह क्या एक प्रकार से संयुक्त परियोजना है, जिसमें कि इस परियोजना का उद्देश्य भारत और म्यांमार के व्यापारिक क्षेत्र के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत यह पोर्ट को जो कि विकसित किया जा रहा है, तो आप लोग याद रखें सितवे एयरपोर्ट, सितवे पोर्ट नाम है इसका। आगे देख लेते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है, पहला संबंधित है। तो भारत का पहला जो कि अंतर्राष्ट्रीय मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम राज्य में बनाया जा रहा है, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो असम से संबंधित क्वेश्चन है, तो यह असम में जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। इसे भारत सरकार की जो कि महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत इसे विकसित किया जा रहा है। तो यह भारतमाला का संबंधित प्रोजेक्ट है। इसे जो कि असम के जोगी घोपा में बनाया जा रहा है। और फ्रेंड्स, आपको आजकल के करंट अफेयर्स थोड़ा डीप में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग लोकेशन ज़रूर याद रखें। तो ये असम तो आपको याद रहेंगे, लेकिन असम के जागी घोपा में यह बनाया जा रहा है, तो आप लोग इसे भी ज़रूर याद रखें। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कैथरीन जो कि है साइबर ब्रेट, इन्होंने अभी जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, तो आप लोग से यह पूछा जा रहा है कैथरीन जो कि, तो ये इंग्लैंड की जो कि तेज गेंदबाज है कैथरीन साइबर ब्रेट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया गया है इनके द्वारा। और इनके शानदार करियर के दौरान जो कि इंग्लैंड 3 बार विश्व कप विजेता बना है, जिसमें एक जो कि 2 एकदिवसीय और 1 T20 और 4 ऐसे श्रृंखला इनके कप्तान के तौर पर देखा जाए तो जीता गया है। तो आपको यह इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर इसे आप याद रखें। और ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज कैथरीन साइबर ब्रेट है इनका नाम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो यह अभी योजना से संबंधित क्वेश्चन है। तो यह जो कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार जो कि किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो यह उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उन्नयन और वैश्विक जो कि रोजगार प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के जो कि युवाओं को विदेशों में जो कि नौकरी पाने के लिए तैयार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे यह संबंधित है। और यह उत्तराखंड से संबंधित जो कि अन्य योजना है जो कि उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना, यह उत्तराखंड से संबंधित है।
ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उन्नयन और वैश्विक रोजगार जो कि योजना प्रारंभ की गई है, और इसके अंतर्गत जो कि युवाओं को विदेश में नौकरी पाने के लिए तैयार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे किस दिन मनाया जाता है? और ये इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो जो कि विश्व रेड क्रॉस दिवस है वह 1948 से हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 मई आप याद रख सकते हैं। और यह दिवस जो कि रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह जो कि रेड क्रॉस के जो फाउंडर थे हेनरी ड्यूनेंट, इनकी बर्थ की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस दिन को जो कि असहाय घायल सैनिकों या नागरिक जो हैं उनकी याद में जो कि युद्ध या अन्य संघर्ष में पीड़ित हुए थे, उन्हें रेड क्रॉस के संगठनों द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह इनका जो कि थीम है वह आप याद जरूर रखें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। थीम बेसिस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, और आपसे एक और पूछा जा रहा है जो कि थैलेसीमिया से पूछा जा रहा है। तो थैलेसीमिया भी जो कि 8 मई को मनाया जाता है। और थैलेसीमिया जो कि एक प्रकार से क्या है, खून की बीमारी है। ठीक है फ्रेंड्स, थैलेसीमिया जो कि एक प्रकार से खून से जुड़ी एक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति के शरीर में क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार से बनना बंद हो जाता है, और यह वंशानुगत बीमारी है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, थैलेसीमिया। यह भी 8 मई को मनाया जाता है, रेड क्रॉस के दिन। आगे देख लेते हैं। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? जो कि अभी एशिया में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें ये पूछा जा रहा है बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जो कि भारत की बिंदिया रानी दक्षिण कोरिया के जो कि एशियाई भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 55 kg के अंतर्गत देखा जाए तो रजत पदक इन्होंने जीता है। तो आप जरूर याद रखें, रजत पदक इन्होंने जीता है, जो कि मणिपुर की रहने वाली है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो 2 आप पॉइंट्स याद रखें। भारत की जो कि बिंदिया रानी है, इन्होंने एशियाई जो कि खेल है उसमें 55 kg वर्गराम में रजत पदक जीता है, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो मणिपुर की रहने वाली है। तो इतना पॉइंट आप जरूर याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये IAF हेरिटेज सेंटर भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है, तो भारत का जो कि पहला IAF जो कि हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह द्वारा चंडीगढ़ में किया गया है। यह कहाँ किया गया है? तो यह चंडीगढ़ में किया गया है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पहला जो कि IAF है, इंडियन एयरफोर्स जो कि हेरिटेज सेंटर, उसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखा जाए तो भारत का ये पहला विरासत केंद्र है, जहाँ विभिन्न युद्धों के जो कि भारतीय वायुसेना की जो भूमिका है उसको दर्शाता है। और इसमें जैसे 1965, 1971 और कारगिल युद्ध जैसे जो हमले हुए थे उनके बारे में ये आपको यादगार के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर याद रखें, ये क्या है, पहला हेरिटेज जो कि सेंटर बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये मिशन परिवर्तन जो कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों की सेहत में जो कि सुधार के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। क्या किया है? तो बिहार के जो कि सभी मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों की जो कि सेहत के लिए मुख्यमंत्री जो कि तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो कि 60 दिनों के अंदर कर्मियों को जो कि दूर करने को इसको निर्देश दिया है। जो भी कमी इनके अंदर आते हैं उसे दूर किया जाए 60 दिन के अंदर। और ये डिप्टी CM जो कि और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेडिकल अस्पतालों को परफॉर्मेंस रिपोर्ट इसमें देनी होगी, और जिससे क्या पता चल सके अस्पताल में कितना काम हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये महत्वपूर्ण देखा जाए तो इनिशिएटिव है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में स्टार्ट नामक कार्यक्रम किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? और फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण है, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। इसका जो कि टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में या तो आप वहाँ सर्च कर सकते हैं ध्यानम PCS क्लासेज, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, जो कि आपको दिख जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में स्टार्ट नामक कार्यक्रम किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है? स्टार्ट नाम के, तो इसे जरूर देख लें। तो ये जो कि हाल ही में इसरो के जो कि भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातक जो कि अंतिम वर्ष में स्नातक छात्रों के लिए क्या ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरह से देखा जाए तो ये प्रशिक्षण ट्रेनरशिप कह सकते हैं, वो जो कि इसकी घोषणा की गई। और स्टार्ट मूल रूप से जो कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन परीक्षण है। ठीक है,
एक प्रकार से देखा जाए तो जो कि स्टार्ट नामक जो कि कार्यक्रम यह इसरो द्वारा किया गया और भौतिक विज्ञान के जो कि अभी प्रौद्योगिकी के जो कि ग्रेजुएशन के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए कि ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में यह शुरुआत किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में मशीन कंसी जो कि 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ये जो कि देख सकते हैं आप, तो यूएई सरकार ने जो कि हाल ही में दुबई में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है एआई, यूएई सरकार ने हाल ही में जो कि दुबई में जो आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैंसी जो कि 2023 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मशीन जो कि ये कहाँ किया गया है, तो यूएई सरकार द्वारा दुबई में किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, जो कि एआई की जो कि वर्तमान प्रगति है इनके अनुरूपों को यूएई और बाकी दुनिया में जो कि इसके भविष्य का पता लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा भी पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया है जो कि मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो कि यूएई सरकार द्वारा दुबई में जो कि आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन जो कि इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। मैड्रिड ओपन खिताब जो कि किसने जीता है, और ये स्पोर्ट्स का देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखें। तो मैड्रिड जो कि ओपन खिताब है वह बेलारूस की जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं आरियाना सबलेका ने दुनिया की जो कि नंबर 1 पोलैंड खिलाड़ी है ईगा स्वीटेक को हराकर अपने नाम किया गया है। तो यह नाम याद रखें, जो बेलारूस की खिलाड़ी कौन है, तो आरियाना सबलेका। इन्होंने जो कि दुनिया की जो नंबर 1 खिलाड़ी कौन है, ईगा स्वीटेक को हराकर मैड्रिड ओपन अपने नाम किया है। ठीक है, वही पुरुष की जो कि ओपन में स्पेन के जो कि कार्लेस अल्काराज कौन है, स्पेन की कार्लेस अल्काराज ने जर्मनी के जेन लेडर्ड को हराकर मैड्रिड का अपने नाम खिताब किया है। ठीक है, और आपको पता है मैड्रिड एक प्रकार से क्या है, टेनिस का टूर्नामेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर ये क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें, इससे आपको आसानी से सब क्यूरीज क्लियर हो जाएगा। तो मैड्रिड ओपन खिताब यह जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं आरियाना सबलेका ने जीता है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला जो कि फार्मा पार्क है किस जिला में स्थापित किया जाएगा, तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो कि हाल ही सरकार में उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में यह जो कि राज्य का पहला फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी दिया गया है। यह कहाँ दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड के जो कि जिला है ललितपुर उसमें यह मंजूरी दिया गया है, जिसमें फार्मा पार्क बनाने के मुख्य उद्देश्य है जो कि फार्मा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके साथ कंपनियों को सरल बनाने और राज्य को युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा इनिशिएटिव है देखा जाए तो ये फार्मा पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिला के ललितपुर में किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय सेना ने बुलंद भारत जो कि अभ्यास से आयोजन कहाँ किया गया है, यह कौन सा अभ्यास है, तो बुलंद भारत अभ्यास। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत और चीन के बीच जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC उस पर तनातनी के बीच जो कि भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास जो कि अरुणाचल प्रदेश के स्थित अटारी रेंज में किया गया है। ठीक है, आप लोग जरूर याद रखें ये कहाँ किया गया है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के जो कि भारत और चीन के जो कि LAC जगह है वहाँ पे आर्टरी रेंज जो है वहाँ पे यह आयोजन किया गया है। कौन सा, तो बुलंद भारत अभ्यास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार होने का पता चला, और ये इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो जो कि राजस्थान के डेगना जो कि नागौर है जिला, वहाँ लिथियम भंडार होने का पता चला है। और आप लोगों ने यदि न्यूज़ में देखा होगा तो चर्चाओं में काफ़ी रहा था, क्योंकि ये जो कि राजस्थान में लिथियम जो भंडार मिला अभी क्षमता वो जम्मू कश्मीर जो कि हाल ही में लिथियम भंडार मिला उससे बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लिथियम जो कि देखा जाए तो भारत अभी तक चीन पे निर्भर था इस मामले में, और दावा यह भी किया जा रहा है कि इतना लिथियम है कि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो आप लोग जरूर इसे याद रखें। आगे देख लेते हैं। किस राज्य में विजाग टेक पार्क के निर्माण की आधारशिला रखी गई है, विजाग टेक पार्क, तो मुख्यमंत्री जो कि YS जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम में इन्होंने क्या किया, वार्षिक विजागट की जो कि आधारशिला रखी गई है। यह विजाग पार्क जो है उसकी आधारशिला कौन रखी है, तो मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा विशाखापत्तनम में इसकी शुरुआत किया गया है, और यह जो कि अडानी समूह द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यह अडानी समूह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि 300 मेगावाट डेटा सेंटर जो कि गति
इंटरनेट बैंडविड्थ की वृद्धि जैसे सेवाओं पे इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखें, मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी द्वारा विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, पीटरबर्ग जो कि क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पीटरबर्ग जो कि क्लाइमेट डायलॉग है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग जो कि संवाद 2 से 3 मई को बर्लिन में आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यह जलवायु परिवर्तन पे जो कि पीटरबर्ग संवाद 2 से 3 मई को बर्लिन में आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी जो कि जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया। तो इसकी शुरू जो कि आप देख सकते हैं, इसकी मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया था। और उद्घाटन भाषण जो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा किया गया। तो आप लोग किसी यहाँ 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, आप लोग इसे ज़रूर याद करें और नोट करके रख सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो इसमें वार्मिंग जो कोई मार्ग है उसको प्राप्त करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन को कम करने के लिए इसको आवश्यकता पे जोर दिया गया है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में मुद्रा और वृत्त पे जो कि रिपोर्ट किया गया वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो हाल ही में मुद्रा और वृत्त पे रिपोर्ट जो जारी किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 22-23 के लिए मुद्रा और वृत्त पे एक रिपोर्ट जारी किया गया है। आरबीआई की इस रिपोर्ट में जो कि सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो कि आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रा और वित्त वर्ष पे जो कि रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पे ध्यान देने की बात की गई है। और इसका थीम जो कि है टूवर्ड्स ए ग्रेटर क्लीनर इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी और से किसे सम्मानित किया गया है? यह इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो क्योंकि कांस फिल्म से संबंधित है। तो दिग्गज जो कि हॉलीवुड स्टार है माइकल डगलस को 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल मानद पाल्मे डी और से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से हैं? तो ये दिग्गज जो कि हॉलीवुड स्टार है माइकल डगलस को 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी से सम्मानित किया गया है। यह डगलस जो कि इनको उनके शानदार करियर के साथ साथ सिनेमा में उनके योगदान के लिए यह दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और कांस फिल्म फेस्टिवल जो है जो कि विश्व में सबसे सम्मानजनक फिल्म महोत्सवों में से एक है। तो आप लोग जरूर इसे याद रखें। और अभी इनका 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। आगे देख लेते हैं, BRO जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 64वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है जो कि 7 मई को मनाया गया है। तो आप लोग इसे नोट करके रखें, 7 मई को जो कि रोड ऑर्गेनाइजेशन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और यह जो कि राष्ट्र निर्माण में कर्मयोगियों द्वारा किए गए बलिदान और योगदान को सम्मान करने के लिए सीमा सड़क संगठन जो कि BRO द्वारा अपने 64वें जो कि BRO दिवस है उसके हिस्से में एकता एवं श्रद्धांजलि को समर्पित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर याद रखें 7 मई। आगे देख लेते हैं, मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मणिपुर के जो कि नए मुख्य सचिव बनाए गए उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो मणिपुर सरकार ने जो कि रविवार को डॉक्टर राजेश कुमार के स्थान पे जो कि IAS ऑफिसर कौन है, विनीत जोशी को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो यह याद रखें। और विनीत जोशी जो कि CBSE के जो कि चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो इसे जो कि इन्हें मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? यह संबंधित है जो कि वर्ष 1996 से प्रत्येक वर्ष विश्व एथलेटिक्स डे जो कि 7 मई को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं जो कि विश्व एथलेटिक्स डे जो कि 1996 से प्रत्येक वर्ष जो कि 7 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो एक खेल के रूप में एथलेटिक्स के महत्व को बढ़ावा देना और युवा जो कि स्कूली बच्चे हों उसको एथलेटिक्स के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के किस दिन मनाया जाता है? तो ये 7 मई को हर साल मनाया जाता है। और यह जो कि खेल के रूप में एथलेटिक्स के जो कि महत्व को बढ़ावा देना और युवाओं और स्कूली बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करना। आगे देख लेते हैं, उभौली उत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? उभौली उत्सव, तो यह जो कि नेपाल के किराती जो कि समुदाय है उसके द्वारा प्रतिवर्ष उभौली का उत्सव जो कि मनाया जाता है। यह उभौली उत्सव मई जून में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो
यह पूर्णिमा के दिन मई जून के बीच में मनाया जाता है और यह नेपाल का जो कि समुदाय एक तरह से देखा जाए तो त्यौहार है। आगे देख लेते हैं, नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिस इन सोशल सेक्टर अ कंपेंडियम 2023 जारी किया गया है। तो यह देखा जाए तो नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है, एक कंपेंडियम जो कि दिया गया है। तो नीति आयोग ने यूएनडीपी के द्वारा सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर और कंपटीशन जो कि 2023 जारी किया गया है और यह 75 पहलों का एक तरह से संकलन है। इसमें जो कि 75 पहलों में 14 केंद्र सरकार द्वारा और जो कि दो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर और संयुक्त जो कि 26 राज्यों एवं केंद्र शासित द्वारा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो नीति आयोग से संबंधित है, यह यूएनडीपी के मदद से किया जा रहा है। और नीति आयोग देखा जाए तो भारत को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट संजय, तो आप देख सकते हैं, तो भारतीय सेना का जो कि लक्ष्य है वह भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकी संचालित घातक और चुस्त जो कि बल है उसको बदलना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह इसी से संबंधित है। तो संचालित जो कि घातक और चुस्त बल में बदलना है, इस दृष्टि से प्राप्त के लिए भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट संजय नामक जो कि एक परियोजना शुरू किया गया है, जो सेना के युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली पे निर्माण पे केंद्रित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है। तो भारतीय सेना का जो कि लक्ष्य है खुद को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए यह प्रोजेक्ट संजय लॉन्च किया गया है। तो आप लोग याद रखें नाम प्रोजेक्ट संजय। अगला देख लेते हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार समरेश मजुमदार का निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो यह इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि विजेता कौन है, बंगाली साहित्यकार समरेश मजुमदार का जो कि पश्चिम बंगाल के एक निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया है। और ये जो कि नक्सली आंदोलन की जो कि पृष्ठभूमि के खिलाफ इन्होंने लिखित एक सूचना, कौन है, कालबेला, नाम याद रखें। तो कालबेला के लिए इन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक रचना इनकी थी, कौन सा, कालबेला के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और 2018 में जो कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगा विभूषण, यह जो कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगा विभूषण सम्मान प्रदान किया गया था 2018 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध साहित्यकार जो कि समरेश मजुमदार का निधन हो गया है। आगे देख लेते हैं, 42वां जो कि एशियन समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 42 नंबर का जो कि एशियन समिट है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यह पूछा जा रहा है। तो जो कि 42 नंबर का जो एशियन समिट का आयोजन 9 से 11 मई तक जो कि इंडोनेशिया में किया गया है। यह कहाँ किया गया है, तो यह इंडोनेशिया में किया गया है। समिट के दौरान जो कि दक्षिण पूर्व एशिया देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा तथा सांस्कृतिक जो कि मुद्दा है इस पर चर्चा किया गया है। एशियन का जो कि फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया। और टोटल अभी देखा जाए तो वर्तमान में सदस्य 10 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एशियन से जो समिट आप जरूर याद रखें जो कि अभी इंडोनेशिया में किया गया है। आगे देख लेते हैं, 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। और ये इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो भयमुक्त जो कि उत्तर प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ को 13वां जो कि है भारत डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया। आपसे याद रखें, यह किसके द्वारा दिया गया, तो जो कि रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया है। और ये यूपी विधान परिषद के जो कि सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुपस्थिति में यह पुरस्कार स्वीकार किया गया है। तो आपसे यह भी नाम पूछा जा सकता है, जो इस पुरस्कार को किसने ग्रहण किया था, तो ये लालजी प्रसाद निर्मल द्वारा यह लिया गया। आगे देख लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रशियन हिल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग नाम यदि याद नहीं रख पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखें, द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल रशियन हिल याद रखें। तो यह जो कि पुस्तक है ये कस्तूरी रे दारा द्वारा लिखित जो कि द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स से जो कि राइसलैंड हिल्स एक आदिवासी लड़की की यात्रा के बारे में बताती है। और इस पुस्तक में इनके संघर्षों के बारे में बताया गया है, जो द्रौपदी मुर्मू किस प्रकार से यहाँ तक पहुँची है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये पुस्तक जो कि कस्तूरी रे द्वारा ये लिखा गया है, आप लोग याद रखें जरूर नाम। द्रौपदी मुर्मू ने ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो कस्तूरी रे द्वारा। आगे देख लेते हैं, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य से प्रारंभ किया गया है? तो ऑपरेशन मर्यादा, तो यह जो कि धार्मिक स्थलों पे गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने और मादक जो कि पदार्थ के सेवन करने के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा, किसके द्वारा? तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन मर्यादा जो कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। यह चारधाम यात्रा के जो कि मद्देनजर यह ऑपरेशन मर्यादा प्रारंभ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर यह ऑपरेशन मर्यादा को लॉन्च किया गया है। और ऑपरेशन मुक्ति जो कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा ही शुरू किया गया पुराना एक योजना है, जिसमें बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की जो कि मुहिम चलाकर बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया जाना, यह इनका लक्ष्य है। ठीक है, तो आप लोग याद रखें, यह भी याद रख सकते हैं ऑपरेशन मुक्ति, और एक याद रख सकते हैं ऑपरेशन मर्यादा और ऑपरेशन मुक्ति जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनना है? तो राइट टू वॉक, तो यह जो कि देखा जाए तो पैदल चलने वालों के लिए साइकिल चलाने वालों की मौतों में लगातार वृद्धि के कारण पंजाब में लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार दिलाने के लिए क्या किया? राज्य सरकार ने आदेश जारी किया गया है। यह इसके कारण राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया गया और चलने के अधिकार को लागू करने के लिए पंजाब जो कि भारत का प्रथम राज्य बनना है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट टू वॉक के मामले में पंजाब जो कि पहला राज्य बना है चलने के हिसाब से। ठीक है, जो कि कानून बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में अर्थशास्त्री पद्मा देसाई की मृत्यु हो गई। इन्हें भारत सरकार द्वारा कब पद्म भूषण दिया गया है? ठीक है, नाम क्या है इनका? नाम लोग आप जरूर याद रखें। तो पद्मा देसाई जो कि अर्थशास्त्री है, उनका निधन अभी हो गया है। उन्हें पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया? तो हाल ही में जो कि भारतीय अमेरिकी विकास अर्थशास्त्री और पद्म भूषण जो कि है वो पद्मा देसाई 92 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में इनका निधन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन है? तो भारतीय अमेरिकी विकास जो कि अर्थशास्त्री हैं पद्मा जो कि देसाई, इनका निधन हो गया अभी न्यूयॉर्क यूएसए में। और पद्मा देसाई को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आप लोग याद रखें, ये इन्हें 2009 में भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया पद्मा देसाई को। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि वर्ष 1999 से प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि वर्ष 1999 से प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय यह दिवस मनाया जाता है। 2023 की जो कि थीम है एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी जो है इनका थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच है सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, और उद्देश्य जो कि होता है भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरिंग की वैज्ञानिकों और तकनीकों उपलब्धियों को स्मरण करना, जो कि इनका उद्देश्य है। आप लोग याद रखें, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 11 मई को मनाया जाता है। और इसका जो कि अभी 2023 का थीम है एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माई लाइफ एज ए कॉमरेड जो कि स्टोरी है वह किसके द्वारा यह देखा जाए तो आत्मकथा लिखा गया है। आप पूरा नाम याद नहीं रख सकते क्योंकि नाम पूरा बहुत बड़ा है। माई लाइफ ए कॉमरेड स्टोरी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन एंड द स्पिरिट नामक आत्मकथा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कि केरल की जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के शैलजा। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो कि के शैलजा द्वारा एक नई पुस्तक आत्मकथा है जिसका शीर्षक माई लाइफ एंड मेरी कॉमरेड द स्टोरी ऑफ एन अल्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन द वर्ल्ड स्टेट जो कि सेड नामक एक पुस्तक है। आप देख सकते हैं पुस्तक का नाम बड़ा है, तो आप लोग एक बार रीडिंग कर सकते हैं, बाकी आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। और इस पुस्तक की जो कि पत्रकार कौन है? मंजू सारा जो कि इसके सह लेखक है। और इस पुस्तक जो कि के शैलजा के जीवन के बारे में बताई गई है। तो आप देख सकते हैं आज दो पुस्तक है जो कि जीवन से संबंधित है। एक द्रौपदी मुर्मू से ऊपर में आपके एक बुक आए थे और दूसरा यह दूसरा बुक है जिसमें आपके केरल के जो कि स्वास्थ्य मंत्री पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में चलाई जा रही है? पॉड टैक्सी जो कि इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो भारत की पहली जो कि पॉड
टैक्सी है वो उत्तर प्रदेश में चलाई जाएगी। तो कहाँ चलाई जाएगी, तो ये भारत के जो कि उत्तर प्रदेश है उसमें चलाई जाएगी पोर्ट टैक्सी। और ये टैक्सी जो कि सेवा एक तरह से देखा जाए तो नोएडा एयरपोर्ट से यह फिल्म सिटी के मध्य चलाया जाएगा। ये कहाँ से चलाया जाएगा, तो यह जो कि नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के मध्य यह चलाया जाएगा, ये पोर्ट टैक्सी। और ये पोर्ट टैक्सी देखा जाए तो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं। पोर्ट टैक्सी किसे कहते हैं, तो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। इसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है और इसे देखा जाए तो एक प्रकार से छोटी ऑटोमेटिक कार होती है जिसे हम कह सकते हैं, जिन्हें यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पोर्ट टैक्सी आप नाम याद रखें, जो कि उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया जा रहा है और यह जो कि नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के मध्य चलाया जाएगा। आगे देख लेते हैं। फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि की दर कितने रहने का अनुमान है, तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि रेटिंग दिया गया कौन सा, फिच रेटिंग के अनुसार फिजिकल ईयर 24 में जो कि जीडीपी की भारत की वृद्धि दर है वो 6% रहने का जो कि अनुमान है। और फिच ने कहा है जो कि भारत विश्व स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले संप्रदायों में से एक है। तो आप देख सकते हैं यह जो कि फिच रेटिंग ने यह कहा है कि भारत सबसे तेज़ गति से जो कि बढ़ने में शामिल है और इनकी जो कि जीडीपी फिजिकल जो कि 24 में रहेगा वो 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आप लोग जरूर इसे याद रखें। किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है, और ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कि यह कार्यक्रम चालू किया गया है। तो आप लोग याद रखें, यह जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा चालू किया गया है। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो कि लखनऊ स्मार्ट सिटी के जो कि 3 स्कूलों में यह शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्कूल में जो कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम यह लखनऊ में अभी स्मार्ट सिटी के दौरान देखा जाए तो 3 स्कूलों में शुरू किया गया। और इस प्रोजेक्ट को सफल बनने के बाद आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम को राज्य के जो कि अन्य 9 स्मार्ट शहर हैं उसमें लागू किया जाएगा। तो आप लोग याद रखें यह कौन सा है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, यह उत्तर प्रदेश द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया। पुलित्जर पुरस्कार आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो यह जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पे रूस के जो कि आक्रमण के बारे में अपनी कहानियों की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कि अभी यूक्रेन पर जो कि रूस के आक्रमण हुए थे उसके बारे में जो कि कहानियाँ और रिपोर्टिंग के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। और 2023 का जो कि पुलित्जर पुरस्कार एसोसिएट्स प्रेस फॉर पब्लिक सर्विस को जो कि मारियापोल के जो कि हैं, याद रखें, मारियापोल के जो कि घिरे यूक्रेनी शहर के युद्धकालीन कवरेज के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको नाम भी पूछा जा सकता है। तो मारियापोल के जो कि घिरे यूक्रेनी शहर हैं उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया, पुलित्जर पुरस्कार। और पुलित्जर पुरस्कार जो कि शुरुआत हंगरी अमेरिकी जो कि पत्रकार है जोसेफ पुलित्जर ने इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप नाम याद रखें, पुलित्जर पुरस्कार की जो कि शुरुआत हंगरी अमेरिकी पत्रकार ने की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। भारत प्रदर्शनी, तो भारत जो कि आभूषण प्रदर्शनी का जो कि रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन के लिए दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का जो कि शुभारंभ किया गया है। आप देख सकते हैं रत्न और आभूषण निर्यात के संवर्धन के मामले में दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, इसमें मेड इन इंडिया जो कि रत्न आभूषण को बढ़ावा देने के लिए भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 लॉन्च किया गया है। और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा समर्थन जो कि भारत का सर्वोच्च निकाय है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं भारत आभूषण प्रदर्शनी जो कि 2023 का आयोजन यह दुबई में किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो तुंगनाथ मंदिर जो कि अब पूछा जा रहा है, तो यह जो कि उत्तराखंड राज्य स्थित में तुंगनाथ मंदिर है। अब देख सकते हैं यह जो कि तुंगनाथ मंदिर कहाँ है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और राष्ट्रीय जो कि स्मारक घोषित किया गया है। इसे जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो कि स्मारक है उसे घोषित किया जाएगा। लंबे समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि विभाग है उसकी ओर से तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की कवायद चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखें तुंगनाथ मंदिर। और पंचकनार से देखा जाए तो केदार जो कि तुंगनाथ मंदिर है यह रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ जो कि मंदिर है वो एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। आप देख सकते हैं देखा एशिया में यह सबसे ऊंचे शिवालयों में से एक है तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार अ कंप्लीशन ऑफ अचीवमेंट। आज देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, तीसरा पुस्तक इस वीक में आप देख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार अ कंप्लीशन अचीवमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो कि हैं, अध्यक्ष कौन है? संदीप मारवा। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संदीप मारवा ने, जो कि 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार एंड कंप्लीशन अचीवमेंट नामक पुस्तक लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा इसकी पहली प्रति है वह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रदान की गई थी। ठीक है, पहला जो कॉपी कह सकते हैं वह इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, उनको यह इन्होंने प्रदान किया गया था। इनका नाम याद रखें, संदीप मारवा द्वारा जो कि भी पुस्तक लॉन्च किया गया 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार। आगे देख लेते हैं, अप्रैल माह के लिए आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आईसीसी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि खिताब इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें थाईलैंड की जो कि कप्तान है नोरुमल चाइबाई, थाईलैंड की जो कि कप्तान है नोरुमल चाइबाई को दिया गया है। इसी प्रकार मेंस प्लेयर का बात करें तो इसमें फ़खर जमान जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर है उसे दिया गया है। तो आप लोग याद रखें, वुमेंस में जो कि नोरुमल चाइबाई को दिया गया और मेंस में यह फ़खर जमान जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर है उसे दिया गया। आगे देख लेते हैं, प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय किसके साथ समझौता किया गया है? तो प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए जो कि 8 मई को आवासन जो कि शहरी कार्य मंत्रालय में रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए जो कि जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन किसके साथ? तो प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी जो है उसके साथ संयुक्त रूप से इन्होंने समझौता किया गया। तो जापान इंटरनेशनल आप याद रखें। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो कि मुंबई अहमदाबाद के बीच जो कि हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है उसके आसपास के जो कि जगह है उसे विकसित करना है, ताकि यात्रियों की जो कि पहुंच और सुविधा आसानी से हो सके और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो आप लोग याद रखें, प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए इन्होंने आवास और शहरी मामलों ने कौन सा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो ये जो कि जापान इंटरनेशनल के साथ इन्होंने समझौता किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत जो कि रैंकिंग है फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन बनना है? तो यह जो कि राष्ट्रीय संस्थागत जो कि रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर जो कि संस्थागत रैंकिंग इन्होंने जारी किया है, इस मामले में केरल जो कि प्रथम बना है। ठीक है, जो कि इन्होंने अपनी रैंकिंग जारी किया गया है, इस मामले में केरल जो कि संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क विभिन्न श्रेणियों में इन्होंने दिया गया है। इसमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, कानून और शिक्षा विभाग में भाग लेने वाले जो कि विश्वविद्यालय है इसकी रैंकिंग इन्होंने दिया है। तो आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत जो कि रैंकिंग है वह केरल द्वारा प्रथम राज्य बनना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, लॉरेंस जो कि वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जो कि लॉरेंस वर्ल्ड जो कि स्पोर्ट्स अवार्ड है वो एक प्रकार से वार्षिक पुरस्कार है। देख सकते हैं, यह जो कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो अवार्ड है वो एक प्रकार से वार्षिक पुरस्कार है। समारोह में जिसमें खेल की जो दुनिया के व्यक्तित्व और जो टीमों का जो कि खेल की उपलब्धियों के लिए यह दिया जाता है और इसमें जो कि इस साल लियोनेल मेसी को यह खिताब दिया गया। तो आप लोग याद रखें, लॉरेंस जो कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड एक वार्षिक पुरस्कार है, इसमें जो कि खेल में दुनिया के जो कि व्यक्तियों और जो कि टीमों का जो साल भर की खेल उपलब्धियों के बारे में दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये रोबोटिक्स से संबंधित है, साइंस टेक्नोलॉजी से। तो जो कि तेलंगाना राज्य ने भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। तो तेलंगाना जो कि राज्य ने भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य एक अस्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एक अस्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को बनाना और राज्य को रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसने किया है? तो तेलंगाना राज्य ने यह किया है, जिसमें पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से राज्य को जो कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए यह काम किया जा रहा है और इसमें जो कि स्वामित्व वाले स्थानों पर शिक्षाविदों और इन्वर्टरों के सहयोग से यह किया जाएगा। ठीक है, आप नाम याद रखिए, तेलंगाना राज्य ने यह पहला किया है, रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। आगे देख लेते हैं, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम
जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा बेहतर बनाने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो आप देख सकते हैं पोषण भी पढ़ाई भी जो कि बाल विकास एवं जो कि मंत्रालय है उसके द्वारा यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यह मिशन जो कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियानों के दूसरे चरण अभियान मिशन पोषण जो कि 2.0 का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है फ्रेंड्स, पोषण भी पढ़ाई जो कि एक तरह से देखा जाए तो मिशन पोषण जो कि 2.0 का एक भाग है। इसके तहत यह जो कि है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पोषण की पढ़ाई की कार्यक्रमों को आयोजित करता है और एक प्रकार से देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण घटक है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा के तहत नीति उल्लेखित है। ठीक है, आप याद रखें पोषण भी पढ़ाई भी है, यह महिला विकास मंत्रालय द्वारा यह किया गया है। आगे देख लेते हैं, मिशन ट्रॉपिक्स किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो मिशन ट्रॉपिक्स तो हाल ही में नासा द्वारा जो कि न्यूजीलैंड में एक बेस में एक तूफान ट्रैकिंग मिशन जो कि ट्रॉपिक्स लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं मिशन ट्रॉपिक्स जो कि नासा द्वारा न्यूजीलैंड में एक बेस है जो तूफान ट्रैकिंग इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ट्रॉपिक्स एक ऐसा मिशन है जिसमें उस कटिबंधीय चक्रवातों को देखने के उद्देश्य से 4 समान जो कि क्यूबसेट शामिल किया गया है। इसमें जो कि 4 क्यूबसेट शामिल किया गया है जिससे कि यह क्यूबसेट पारंपरिक जो कि मौसम ट्रैकिंग है उसकी जानकारी इकट्ठा करेगा। ठीक है, और यह बायोडेटा एकत्र करने में सबसे आगे है। अब नाम याद रखें मिशन ट्रॉपिक्स और ये नासा द्वारा जो कि न्यूजीलैंड की एक बेस तूफान से के लिए मिशन ट्रॉपिक्स लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर रिदम जो कि सांगवान है उसके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो रिदम सांगवान ने जो कि अजरबैजान में जो कि ISSF शूटिंग कप में इन्होंने महिलाओं के जो कि मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। तो आप याद रखें इन्होंने ISSF जो कि शूटिंग वर्ल्ड कप है उसमें भारतीय शूटर जो कि हैं रिदम सांगवान द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। आगे देख लेते हैं, जगनांको चिदम्बरम कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? और यह देखो योजना देखा जाए तो जगनांको चिदम्बरम कार्यक्रम जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो कि मुख्यमंत्री कौन है YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा ये जगन्नाथ जो कि चिदम्बरम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो याद रखें आप लोग इसमें आंध्र प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन जो कि रेड्डी ने जगनांको चिदम्बरम जो कि कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत एक टोल फ्री नंबर 1902 लॉन्च किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस जो कि कार्यक्रम है इसके अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर जो कि लॉन्च किया जाएगा 1902 और इसके पहले जो कि पहला उद्देश्य जो कि कल्याणकारी योजनाओं के बारे में संबंधित लोगों को यह जो कि शिकायत है या योजना के बारे में जो कोई समाचार लेना है तो उसके बारे में आप इस पे जो कि टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप ज़रूर जानकारी ले सकते हैं। और यह कार्यक्रम लोगों को दिन या रात किसी समय आपको शिकायत दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के जो कि जगन्नाथ चिदम्बरम जो कि यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह किया गया है। आगे देख लेते हैं, पलक झील जो कि आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? तो ये पलक भूमि आप देख सकते हैं। तो ये हाल ही में मिजोरम के आइजोल में पलक झील का आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र जो कि किनारे प्रकृति सैर नेचर वॉक का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यह जो कि पलक झील है वो कहाँ है? तो पहले आप देख सकते हैं मिजोरम में यह है जो कि आइजोल में पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र के किनारे जो कि नेचर वॉक का आयोजन किया गया है। पलक झील जो कि आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, यह कौन सा है? तो पलक झील जो कि आर्द्रभूमि और संरक्षण क्षेत्र में जैव विविधता से परिपूर्ण है और भारत बर्मा विविधता क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह जो कि भारत बर्मा विविधता जो है उसके अंतर्गत आता है। और पलक झील देखा जाए तो मिजोरम की सबसे बड़ी झील है। आप देख सकते हैं पलक झील जो कि मिजोरम की सबसे बड़ी झील है और यह स्थानीय लोगों द्वारा इसे पाला टोपा कहा जाता है। आप नाम याद रखें, यह स्थानीय लोगों द्वारा इसे पाला टोपा कहा जाता है। पलक झील जो कि मिजोरम के आइजोल में स्थित है। आगे देख लेते हैं, भारतीय खिलाड़ी दिव्या TS और सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? यह इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय जो कि खिलाड़ी है दिव्या TS और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने अजरबैजान में जो कि बाकू में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप में इन्होंने 10 मीटर की जो एयर पिस्टल है उसमें मिश्रित रूप से देखा जाए तो स्वर्ण पदक जीता गया है। तो आप नाम याद रखें, भारत खिलाड़ी दिव्या TS और सरबजोत सिंह का संबंध जो कि निशानेबाजी से और इन्होंने मिश्रित रूप में देखा जाए तो 10 मीटर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आप नाम याद रखें, खिलाड़ी कौन है? दिव्या TS और सरबजोत सिंह। आगे देख लेते हैं,
मोनलम चेन्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है? मोनमो जो कि मोनलम चेन्मो उत्सव जो कि संबंधित है वो भी विश्व शांति और खुशी के लिए बौद्ध भिक्षुकों और नमन द्वारा सामूहिक जो कि प्रार्थना शिविर पर 5 दिवसीय जो कि मोनलम चेन्मो उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? तो लेह में यह किया जा रहा है। अब देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है यह मोनलम जो कि चेन्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो कि लेह लद्दाख से संबंधित है, जो कि विश्व शांति और जो कि खुशी के लिए भिक्षुकों और ननों द्वारा सामूहिक जो कि प्रार्थना शिविर पे यह 5 दिवसीय जो कि उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो कि आयोजन ऑल इंडिया जो कि लद्दाख गोनपा एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो कि इसका आयोजन जो कि ऑल लद्दाख गोनपा द्वारा किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। आयुष्मान जो कि असम योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? और इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो आयुष्मान असम योजना, तो यह जो कि असम राज्य सरकार द्वारा 2 साल पूरा होने के अवसर पे जो कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा यह आयुष्मान जो कि असम योजना शुरुआत किया गया है। आप देख सकते हैं यह असम सरकार के जो कि 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा बुधवार को आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य जो कि योजना शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत देखा जाए तो सभी जो कि आयुष्मान असम योजना के तहत देखा जाए तो 26 लाख के जो कि परिवारों हैं उसके प्रति वर्ष जो कि 5 लाख के जो कि बीमा योजना है उसे कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो यह आयुष्मान असम योजना यह किससे संबंधित है? तो असम राज्य सरकार द्वारा संबंधित है। इसमें 5 लाख का जो कि कैशलेस बीमा दिया जाएगा 1 साल के अंदर जो कि हेल्थ संबंधित। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो 6ठा जो कि हिंद महासागर सम्मेलन IOC 6ठा हिंद महासागर IOC का जो आयोजन 12 से 13 मई को बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया जा रहा है। अब देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है? तो 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन, तो 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन जो कि आयोजन 12 से 13 मई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया जा रहा है। भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर जो कि हिंद महासागर सम्मेलन के 6ठे संस्करण में भाग लेने के लिए कहाँ गए? तो बांग्लादेश पहुँचे थे। ठीक है, और ये सम्मेलन जो कि विश्व शांति समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी है। आप देख सकते हैं 6ठा जो कि सम्मेलन बांग्लादेश में किया गया, बांग्लादेश के ढाका में, और इसमें विदेश मंत्री जो कि S जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। आगे देख लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि NIFL के जो कि CEO एवं MDO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि फंड के CEO और जो कि राजीव धर को नियुक्त किया गया। आप देख सकते हैं नाम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। राजीव धर को जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो कि भारत सरकार द्वारा एक समर्थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों द्वारा एक निवेश मंच है। आप देख सकते हैं यह जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि फंड है वो भारत सरकार द्वारा समर्थित और अंतर्राष्ट्रीय जो कि भारतीय निवेशकों के लिए एक प्रकार से निवेश मंच है। आप नाम याद रखें, राजीव धर को इनका MD और CEO नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। हरित सागर का संबंध किस मंत्रालय से है? तो हरित सागर आप देख सकते हैं, तो हरित सागर जो कि पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग जो कि मंत्रालय है वह 0 कार्बन उत्सर्जन के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए उद्देश्य हरित पतन जो कि दिशा निर्देश हरित सागर का शुभारंभ किया गया है। तो यह पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग जो कि मंत्रालय है उसके द्वारा यह शुरुआत किया गया हरित सागर जो कि जिसमें 0 कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने हरित पतन जो कि दिशा निर्देश जो कि जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यह जो कि अभी पतन पोत परिवहन के जो कि मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने जलमार्ग मंत्रालय जो कि 0 कार्बन उत्सर्जन को लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से हरित पतन जो कि दिशा निर्देश हरित सागर को शुभारंभ किया गया है। आप नाम याद रखें, हरित सागर। ठीक है, यह किया गया है। आगे देख लेते हैं। लीगो जो कि इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो ये लीगो जो कि इंडिया प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो कि दिवस के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लीगो इंडिया प्राइवेट का जो कि प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। लीगो इंडिया जो कि प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में किया गया है। यह लीजो देखा जाए तो लेजर इंटरनेशनल जो कि ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेशन एक तरह से है, और इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य जो कि ब्रह्मांड की गुरुत्व की तरंग का पता लगाना। लीजो जो कि इंडिया का प्रोजेक्ट है यह इस प्रकार से देखा जाए तो ब्रह्मांड की गुरुत्व की तरंग का पता लगाने के लिए जो कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में इसका शिलान्यास किया गया।
आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम पूछा जा रहा है नर्स डे से, तो ये हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। हर साल जो कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। और वर्ष की जो कि थीम है आवर नर्स आवर फ्यूचर। याद रखें, आवर नर्स आवर फ्यूचर, क्योंकि थीम से बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो कि उन सभी नर्सों का सम्मान करता है जो लगातार काम कर रही है और अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रही है। तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो कि हर साल 12 मई को मनाया जाता है और इसका थीम जो कि आवर नर्स आवर फ्यूचर है। आगे देख लेते हैं। रक्षा अलंकरण समारोह जो कि चरण 1। रक्षा अलंकरण समारोह जो कि चरण 1 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? और ये इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए? तो अभी हाल ही में जो कि रक्षा अलंकरण समारोह जो कि चरण 1 के दौरान राष्ट्रपति ने कुल 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए तो आप याद रखें जरूर। तो 37 जो कि वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए रक्षा अलंकरण समारोह 1 के द्वारा। टोटल 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें वीरता पुरस्कार में 8 कीर्ति पुरस्कार और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। आप याद रखें जरूर। तो इसमें जिसमें कि वीरता पुरस्कार में 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए गए, जो कि टोटल 37 अभी चरण 1 में प्रदान किए गए थे। इस कड़ी में देखा जाए तो जो कि वीरता पुरस्कार से संबंधित है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो अशोक चक्र जो कि शांति काल के लिए या वीरता साहसिक जो कि बलिदान के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र जो कि शांति काल के दौरान जो कि वीरता है या साहसिक बलिदान के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र जो कि शांति काल में साहसिक जो कि कार्रवाई करने या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र जो कि शांति काल के में साहसिक कार्रवाई एवं आत्म बलिदान के लिए यह जो कि पुरस्कार दिया जाता है। शौर्य चक्र जो कि यह एक असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों को कर्मियों को प्रदान किया जाता है। एक बार देख लें, शौर्य चक्र जो कि यह असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के जो कि कर्मी हो उसको प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको पता चल पाए जो कौन से चक्र किससे संबंधित हैं। ठीक है, अभी देखा जाए तो रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान जो कि 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए, इसमें 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो कि करंट अफेयर्स का जो कि क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं जो वीक के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस वीक के काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में आप देख सकते हैं अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आप देख सकते हैं 3 पुस्तक इसमें पूछा गया, आपको अभ्यास 2-3 पूछे गए हैं, 2-3 प्रोजेक्ट पूछे गए हैं। तो ये सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसे हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो कि आप देख सकते हैं हमारा जो अगला जो कि करंट अफेयर्स जो कि अभी कह सकते हैं रनिंग में है वो कौन सा है? वह 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के जो कि करंट अफेयर्स आपको 2 से 3 दिन के अंदर यह भी आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमारा यह करंट अफेयर्स का वीडियो कुछ लेट हो गया था, इस कारण आपके आगे के जो वीडियो हैं वो भी लेट हैं। तो कृपया 1 से 2 दिन वेट कर लें, आपको वो भी करंट अफेयर्स प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हमारा कंटिन्यू सभी क्लास और जो कि वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे। कृपया आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही सब कुछ है फ्रेंड्स। इससे क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या होगा आपको सभी नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग टारगेट सीरीज़ ज़रूर फॉलो करें। इसका वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन आपको टेलीग्राम पे सभी टारगेट वीडियो के जो टॉपिक है उसे दिए जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर उसे वहाँ से कंप्लीट करें। ओके फ्रेंड्स, तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।